नमस्कार। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत। देश की सबसे बड़ी पंचायत से जनता की आकांक्षाएं और जन समस्याएं जुड़ी हुई हैं और इन जन समस्याओं को संसद में रखते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद यानी लॉ मेकर्स। एक ऐसे ही लॉ मेकर इस वक्त मेरे साथ हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा में सांसद हैं, हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी जांगड़ा जी, राजनीति में आपका लंबा अनुभव है। जी 48 वर्ष हो गए। जी कैसे राजनीति में आना हो गया और क्या दिमाग में था? राजनीति में क्या करने आए थे आप और क्या कर रहे हैं? वैसे मैं छात्र जीवन से 1967 में मैट्रिक के बाद जब कॉलेज में गया तो मैं संघ परिवार से जुड़ गया, इसलिए एक प्रखर राष्ट्रवाद की मेरी भावना अंदर आई और मैं लगातार कांग्रेस के विरोध की राजनीति मैंने करी। सो मैं भारतीय जनसंघ था, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, क्योंकि ग्रामीण जनाधार पहले नहीं था, इसलिए वहाँ चौधरी देवलाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे हरियाणा में। तो मैं चौधरी देवलाल और डॉक्टर मंगल सेन जी इकट्ठे रहते थे, उनके साथ रहा मैं। पहला चुनाव 1987 में मैंने गठबंधन से लड़ा जब भारतीय जनता पार्टी बन गई थी और चौधरी देवलाल का लोकदल था। लेकिन उस समय लोकदल की टिकट पर होने के बावजूद हमारे 90 में से 85 एमएलए आए थे, उसके बावजूद मेरे साथ बहुत बड़ा राजनीतिक धोखा हुआ था और मैं टिकट के देने के बावजूद भी टिकट मेरे पास थी, आज़ाद उम्मीदवार को चौधरी देवलाल ने समर्थन दे दिया, मुझे हरवा दिया। उसके बाद हमारे दो अलग रास्ते हो गए। फिर मैं 1990 में चौधरी बंसीलाल को कांग्रेस से बाहर लेके आया और हमने हरियाणा विकास पार्टी का 91 में गठन किया। मैंने 2 चुनाव हरियाणा विकास पार्टी से भी लड़े, एक विधानसभा और 2004 में लोकसभा का, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसके बाद जब चौधरी बंसीलाल कांग्रेस में दोबारा चले गए वापस, तो मैंने कहा मैं संघ परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं कांग्रेस में नहीं जा सकता। मैं 2004 में भारतीय जनता पार्टी में आ गया, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, 2 बार पिछड़े वर्ग मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहा और 2014 में गोहाना से मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया। वहाँ से भी मैंने जीत पाया, क्योंकि टिकट मुझे काट के दी गई थी, सब टिकटें बढ़ चुकी थी, उसके बाद मुझे काट के टिकट दी गई थी। लेकिन सबसे हाईएस्ट वोट गोहाना में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मिली और हमारी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो मैं उसमें पिछड़े वर्ग कल्याण निगम, जिसमें दिव्यांग और माइनॉरिटीज़ भी आते हैं, उसका चेयरमैन 4 साल तक रहा। 2019 के चुनाव में मुझे पार्टी में टिकट ना देकर 2020 में मुझे राज्यसभा में भेज दिया और ये मेरा राजनीति का लंबा जीवन सफ़र चलते चलते 48 साल का अनुभव आज राज्यसभा के अंदर में हूँ। जांगड़ा जी, आप देश के उच्च सदन में हैं जी, और उच्च सदन एक ऐसा सदन है जहाँ पे बहुत अच्छी वैचारिक पृष्ठभूमि वाले लोग आते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग माना जाता है कि जो उच्च सदन है देश का। और आप विभिन्न समितियों में भी हैं और ख़ासकर जो लैंग्वेज से जुड़ी हुई, भाषा से जुड़ी हुई समिति है, उसको आप हेड भी करते हैं। मेरा सवाल आपसे यही कि ये जो समिति है भाषा से संबंधित, क्या सोच है? और दूसरी समितियां भी जिसमें कि आप हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट में आप उसके भी आप सदस्य हैं। ये जो समितियां हैं, जब संसद नहीं चल रही होती हैं तो देश की लोगों की समस्याओं को, उनके कल्याण के लिए सोचती है। आपने कौन कौन सी सिफारिशें करी इन समितियों में जी, और ऐसा कौन से विषय आपने उठाए जो सीधे जनता से जुड़ते हैं और सीधे जनता को फ़ायदा होता है? देखिए, मैं मेरा परम सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे राज्यसभा में आते ही मेरी रुचि का विषय माननीय गृह मंत्री जी ने मुझे दिया, क्योंकि हिंदी राजभाषा समिति के गृह मंत्री जी चेयरमैन होते हैं और उनके नीचे 3 उप समितियाँ काम करती हैं, जिनके क्षेत्राधिकार में विभिन्न मंत्रालय हैं। पहली उप समिति जिसका मुझे संयोजक बनाया गया, उसके पास गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय और कॉरपोरेट अफेयर्स, पेट्रोलियम और महत्वपूर्ण मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय भी उसी में है। तो उसमें हिंदी का राजभाषा का प्रयोग हो सभी मंत्रालयों में, जितने देश में कार्यालय हैं, उनको देखना समिति का काम होता है। मेरी रुचि का विषय माननीय गृह मंत्री जी ने मुझे दिया और मैं आज ये मानता हूँ कि मैंने जिन संस्थानों में आज तक किसी समिति ने जाके अपनी दस्तक नहीं दी थी, जैसे मैंने जामिया मिलिया में हिंदी का प्रयोग शुरू करवा दिया, जैसे मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने हिंदी का प्रयोग शुरू करवा दिया, सेंट स्टीफन कॉलेज में मैंने हिंदी का प्रयोग शुरू करवा दिया। ये मेरा रुचि का विषय था, क्योंकि माननीय गुरु गोलवलकर जी ने एक बात कही है, अगर किसी देश का पतन करना हो तो उसकी भाषा छीन लो। जब वो भाषा से देश कट जाएगा तो अपने साहित्य से कट जाएगा और साहित्य से कट जाएगा तो संस्कृति से भी कट जाएगा और साहित्य, संस्कृति और भाषा से कट जाएगा तो अपनी राष्ट्रीयता से भी कट जाएगा। तो यही मैकाले की योजना थी, एक षड्यंत्र था जिससे
एक राष्ट्रीय एकता की भावना कम हुई और उसका परिणाम ये आया कि जब अग्निवीर योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की तो अरबों की संपत्ति हमारे युवकों ने बगैर अनजाने में फूंक दी देश में अग्निवीर योजना के खिलाफ। और आज वो सारे नौजवान उसी अग्निवीर योजना के अंदर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइनों में खड़े हैं। वो समझ गए हैं कि ये देश के युवकों के लिए और देश की रक्षा के लिए बहुत बेहतरीन योजना है। तो ये राष्ट्रीयता का जो अभाव था देश में, इसे अरबों खरबों की संपत्ति स्वाह हुई, ये केवल मात्र भाषा के कारण हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी को हमने एक अपना स्टेटस सिंबल मान लिया। तो मुझे ये खुशी है, मुझे रुचि का विषय मिला और मैंने जो सिफारिशें की कि हमारी जो गणित चला गया अंग्रेजी की वजह से, हमारे पहाड़ा जो शिक्षा थी वो चली गई। हमने अब CBSE की पुस्तक उसमें पहाड़ा शिक्षा भी चालू करवा दी है। और माननीय भारत सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्रालय ने अभी प्राथमिक जो शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में करने का निर्णय लिया है, क्योंकि बच्चे को KG से UKG से LKG से अगर दूसरी भाषा में डाल दें तो उसका एक मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता। अब नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक जो शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में दी जाएगी, ये भारत सरकार ने योजना कर दी है। और मैं समझता हूँ कितना ही नुकसान भाषा के कारण हमारा जो हुआ है, हमारे संबंध चले गए, क्योंकि अंग्रेजी में संबंध है ही नहीं। वहाँ चाचा मामा ताऊ फूफा कुछ नहीं है, वहाँ सब अंकल हैं। वहाँ बुआ ताई चाची मामी फूफी कुछ नहीं है, वहाँ सारी की सारी आंटी हैं। और इस वजह से हमारे संबंध भी हम भूल गए। तो वो भाषा के कारण हुआ सब कुछ है। और मुझे खुशी है, मुझे रुचि का विषय दिया गया। और मैंने सबसे बड़ा जो कारण था कि जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं वो सोचते थे कि अंग्रेजी ही बहुत बड़ा माध्यम है तरक्की करने का। हमने उनको समझाया कि हिंदी में सब कुछ विद्यमान है जी। सारी तकनीकी लैंग्वेज, सारी वैज्ञानिक लैंग्वेज हिंदी में है, वेदों से ही वो विदेश में गई है। तो हमने दोबारा उसको पुनर्जीवित करवाया है और सारे उच्च शिक्षण संस्थाओं में IIT IIM में जो अब सिलेबस हिंदी में बनना शुरू हो गया है, यहाँ तक कि मेडिकल शिक्षा में भी सिलेबस हिंदी में बनना शुरू हो गया है। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय था कि मुझे रुचि का विषय मिला और मैंने उसमें दिन रात मेहनत करके मेरी अपनी समिति को मैं प्रथम स्थान के ऊपर लेके आया। जांगड़ा जी, एक सांसद होने के नाते, राज्यसभा सांसद होने के नाते आपको 0 आवर में और प्रश्नकाल में आपका जो क्षेत्र है, क्योंकि आप हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जन समस्याओं को रखने का मौका मिलता है। ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं जो आपने रखी, उनका समाधान हो गया, और जो हरियाणा की समस्याएं हैं उनके प्रति आप संसद में कैसे अपनी आवाज़ जो है वो मुखर कर रहे हैं? कौन कौन से मुद्दे जिनसे जनता को फायदा हो गया और आपने वो राज्यसभा में उठाए? देखिए, वैसे तो मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि पहले कोरोना काल में संसद का समय चला गया और बाद में हाउस में डिसरप्शन काफ़ी रहा है। अभी जो चल रहा है इसमें सांसदों को बहुत कम मौका मिल पाता है। फिर भी मुझे जितना मौका मिला है, मैंने जो मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि मैं OBC वर्ग से जुड़ा हुआ रहा हूँ, मैं माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के साथ 1975 में जुड़ा था और मैं आम आदमी की राजनीति करता रहा हूँ, पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों की, उपेक्षितों की, और अंतिम आदमी के उदय का सपना लेकर मेरी राजनीति का मुख्य आधार रहता है। तो मैं उसी विषय को उठाता हूँ। मैंने संसद में पहली बार शिल्पकारों की आवाज़ को उठाया कि मेक इन इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है उसी से शिल्पकार का लाभ होगा और शिल्पकार ही मेक इन इंडिया का सपना साकार कर सकता है। और पहली बार भारत सरकार ने इतिहास में 75 साल की आज़ादी के बाद विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का प्रारंभ किया है। एक बहुत बड़ा काम भारत सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मैंने उसके बाद लोहार समाज का विषय उठाया, जो बिहार समाज से, जो लोहार पहले ST वर्ग में था, लेकिन केवल मात्र ग्रामर मिस्टेक के कारण, क्योंकि अंग्रेजी में लोहार को लोहारा बोल दिया जाता है, उसको बाहर कर दिया गया, वो विषय भी मैंने उठाया। एक श्रवणकार का विषय मैंने राज्यसभा में उठाया। श्रवणकारों को छोटी छोटी चीज़ों के चोरी का आरोप लगा के चोरी का जेवर खरीदा है और उनके ऊपर धाराएं लगा के उनको बंद कर दिया जाता है, पुलिस प्रताड़ना करती है, उस विषय को मैंने राज्यसभा में उठाया। और मैंने एक बहुत ऐसा विषय जो सबको लगेगा कि किन्नरों का मैंने विषय उठाया कि हर लाल बत्ती के ऊपर किन्नर गाड़ियों के शीशे थपथपाते हैं, बड़ा बेहुदा सा लगता है, व्यवहार भी बेहुदा होता है। तो मैंने ये भी विषय उठाया कि उनको किसी न किसी कौशल रोजगार योजना के साथ जोड़ के और उनको काम दिया जाए बाकायदा, ताकि वो शर्मनाक धंधे में ना पड़े, भिक्षावृत्ति में, और एक सम्मानजनक जीवन जिएं, क्योंकि किन्नर भी एक समाज का अभिन्न अंग है। वो प्रकृति ने उनको इस तरह का बना दिया, लेकिन वो संपूर्ण मानव हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कितने किन्नर ऐसे हैं जो जनप्रतिनिधि हमारे हरियाणा में, हिसार में है, रोहतक में है, जो पार्षद होकर बहुत ही अच्छा काम करते हैं, पूरे समाज में उनकी इज्जत है। तो मैंने इस विषय को भी अपने राज्यसभा में उठाया था। बाकी जितना मौका मिलता है हम उठाते हैं। जांगड़ा जी,
एक क्षेत्र के प्रति, जी। देश के प्रति भी और अपने क्षेत्र के प्रति, क्योंकि वो हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ड्रीम रहता है, ड्रीम प्लान रहता है, कोई विज़न रहता है कि जनता की समस्याओं को उठाना है और ये समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए। साथ ही आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक जागरूक नागरिक भी हैं, देश की बड़ी समस्याएं कौन सी हैं और राज्यसभा का जो उच्च सदन है हमारा देश का, उसमें वो डिस्कस होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि देश की मौजूदा बड़ी समस्याएं क्या हैं और अपने क्षेत्र, आपका क्षेत्र क्योंकि उसी में जुड़ता है, वो भी बड़ी समस्या है और उसको दूर करने के लिए उच्च सदन में चर्चा होनी चाहिए, ऐसे मुद्दे आपके जहन में जो है? देखिए, जहाँ तक हरियाणा प्रदेश का संबंध है, मैं मानता हूँ हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है SYL नहर के पानी का। केंद्र सरकार, जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी देश में, उसके ऊपर कमीशन बैठ के पूरा चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इंक्लूडिंग राजस्थान के भी ये फैसला हो चुका था कि हरियाणा का 38 लाख एकड़ फुट पानी बनता है। उसके बाद चौधरी बंसीलाल सरकार में आए, दोबारा कमीशन बैठा है राडी ट्रिब्यूनल नाम से जिनको जाना जाता है। वहाँ पर फिर 38 की बजाय 35 लाख एकड़ फुट हरियाणा का पानी निश्चित हो गया और पंजाब सरकार को मुआवजा दे दिया गया, नहर तैयार कर दी गई। उसके बावजूद मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि अमरिंदर सरकार ने तमाम सब जोतों को निरस्त करते हुए पंजाब की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया और वहाँ पर बनी हुई नहर को वापस मिट्टी से बंद कर दिया। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जब दो भाई अलग होते हैं तो दोनों का हिस्सा बंटता है अनुपातिक के हिसाब से। तो हरियाणा का जब 35 लाख एकड़ फुट, हालांकि होना चाहिए था 38 लाख, लेकिन 35 लाख को भी हम मान लेते हैं, तो पंजाब को शहर से एक छोटे भाई को जब अलग होने के नाते उसकी जायदाद में हिस्सा देना चाहिए था। और पंजाब एक राइपेरियन स्टेट नहीं है। पंजाब में भी ऊपर से हिमाचल और जम्मू कश्मीर से पहाड़ियों से होकर पानी आता है। अब अगर हम सोचेंगे कि हमारे यहाँ जिस चीज़, हमारे रास्ते से जो चीज़ आती है हम दूसरी स्टेट को नहीं देंगे, तो आज पंजाब के बठिंडा में जो प्लांट लगा हुआ है, तो कोयला तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से और वहाँ से आता है, बिहार से और झारखंड से। अगर वो कह देंगे हम दूसरी स्टेट को नहीं देंगे, तो फिर वहाँ बिजली का उत्पादन कैसे होगा? ये एक गलत प्रक्रिया है। इसके समय की जो मुद्दे हैं वो राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने चाहिए। वो पूरे देश का जो हिस्सा होता है, पूरे देश के जो नागरिकों का हिस्सा होता है, वो बराबर मिलना चाहिए। हरियाणा के लिए SYL का बहुत बड़ा मुद्दा है। पंजाब को भी सोचना चाहिए और हमारी केंद्र से भी हमारी हमेशा यही अपील रहती है कि हरियाणा को अगर उसके हिस्से का पानी दिलवा दिया जाए, तो दक्षिणी हरियाणा विशेष तौर पर जो हमारा सूखाग्रस्त रहता है, उसमें हम लाखों टन अनाज जो इस तरह देते हैं हरियाणा से केंद्रीय पूल में, और भी ज़्यादा अनाज का उत्पादन करके हम केंद्रीय पूल में दे सकते हैं। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो 10 राज्यों का पेट भर सकता है। हरियाणा का किसान बहुत मेहनती है, बशर्ते उसको पानी पूरा चाहिए। जी, तो जैसा रामचंद्र जांगड़ा जी ने कहा कि जो पानी की समस्या है, चाहे पंजाब और हरियाणा के बीच का विवाद की बात हो, तो वो बड़ी समस्या है, किसानों से जुड़ी समस्या है, उसका हल होना चाहिए, उस दिशा में काम आगे होना चाहिए। और साथ ही जो हरियाणा से जुड़ी समस्या हो, चाहे देश से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो भाषा की हो, चाहे वो महिलाओं से जुड़ी हो, चाहे वो युवाओं से जुड़ी हुई हो, वो सभी समस्याओं को संसद में रखने का भरसक कोशिश करते हैं और वो आगे भी करते रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। आपने संसद टीवी के लिए बहुत समय निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद।